हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हिस्ट्री में हमने अभी तक एंशेंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दी और मध्यकालीन भारत में भी हमने पूर्व मध्यकाल जिसमें राजपूत हमने पढ़ लिए थे। और उसके बाद अब हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता व्यवस्था प्रदान करके और वापस लौट गया था। और वहाँ से ये मामलुक यानी इसको प्रारंभिक तौर पर और गुलाम वंश भी बोलते हैं। उसके बाद खिलजी वंश आता है और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है और तुगलक के बाद बीच में यहाँ पर लिखा नहीं है कि यह आता है सैयद वंश जो 1414 से 1451 के बीच आता है। और 1451 के बाद फिर लोधी वंश आता है और इस एंड में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है पानीपत का 1526 में। और उसी के साथ में दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। तो अब हम देखते हैं ये गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में हम बात करते हैं। ये आ गया आपका स्लेव डायनेस्टी 1206 से 90। इसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी से पहले जो आक्रमणकारी थे मोहम्मद गजनवी था और मोहम्मद बिन कासिम था। तो ये ऐसे लोग थे जो आक्रमण करके लूटपाट करके चले जाते थे, लेकिन मोहम्मद गोरी ने ऐसे नहीं किया। मोहम्मद गोरी के जो 3 सैन्य कमांडर थे ये जहाँ जहाँ पर अपना क्षेत्र विस्तार करते थे उसको क्षेत्र को संगठित करते थे और उस क्षेत्र को संगठित करने के बाद में वहाँ पर शासन करना प्रारंभ करते थे। इसी क्रम में मोहम्मद गोरी के 3 सैन्य कमांडर यालदूज कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ये थे। तो मोहम्मद गोरी बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो ये साधारण सिपाही से ऊपर बढ़ गए। ये अमीर आखुर नियुक्त किया मोहम्मद गोरी ने जो असमसाला का अध्यक्ष था। और इसी से आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता व्यवस्था, एकता का मतलब एक राज्य इसको प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। बात करते हैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बना करके शासन करना प्रारंभ किया तो यालदूज ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ से मांगी, लेकिन इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने संबंध यालदूज से तोड़ दिए। तो आगे बढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। क्या कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये आ गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कार्यकाल था 1206 से 10। ये गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने की थी। इसका राज्याभिषेक की बात करें तो 1206 को हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को में स्थापित की। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये लाखों में दान देता था। पाल बख्श इसलिए कहा जाता था, ये हाथियों का भी दान करता था, दान देता था। ऐबक ही एक ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की पदवी कभी धारण नहीं की, बल्कि मोहम्मद गोरी के गुलाम के रूप में ही कार्य करता रहा। वह अंत तक स्वयं को गोरी का गुलाम मानता रहा और ये मलिक या सिपह सलार पद से ही संतुष्ट रहा। बात करते हैं इसकी मृत्यु की। तो इसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय, यानी इसको हॉर्स पोलो भी बोलते हैं। हॉर्स पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे कहाँ दफनाया गया था? तो इसको लाहौर में दफनाया गया था। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा कि कोई किस किस शासक की कब्र भारत में नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है लाहौर में इसकी कब्र है, इसका मतलब भारत में इसकी कब्र नहीं। ये इसको कुरान कुरान का पाठ करते हुए स्वर इसके मुंह से अच्छे निकलते, इसलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता था और इसको हातिम द्वितीय के नाम से भी प्रसिद्ध था। ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय इसी के समय में नष्ट हुआ। ये किसने किया था? ऐबक का एक सेना नायक था बख्तियार खिलजी, इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में पड़ता है उसको नष्ट किया था। अब बात करते हैं ऐबक का उत्तराधिकारी। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने लगभग 8 महीने तक शासन किया। ये आराम शाह के बाद में आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इसने आराम शाह को हरा करके राजगद्दी प्राप्त की थी। बात करते हैं ऐबक ने इल्तुतमिश को 1197 में कहाँ ये अहिनल वाड़ का युद्ध हुआ उसके पश्चात इल्तुतमिश को खरीदा था। ये ऐबक का दामाद
जिसने ऐबक के बेटे आराम शाही की हत्या कर 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसी से ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। अब पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत में लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित किया था, तो इस हम जवाब देंगे इल्तुतमिश। इसने ही दिल्ली सल्तनत की सीमा को कहाँ तक फैला दिया था, बंगाल तक फैलाया था। इसने तुर्के 40 है, ये चहलगानी, ये 40 व्यक्तियों का एक सदस्य संगठन था। इस दल में प्रारंभ में शासक की हैसियत बढ़ाने और राज्यों को मजबूत करने में ये तुर्के 40 है या चहलगानी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और दूसरा, इसी दल की वजह से इल्तुतमिश की या आने वाले शासकों की हैसियत बढ़ी। बात करते हैं एकता व्यवस्था की। इसको एकता व्यवस्था को मजबूती देने के लिए जाना जाता है। वैसे तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एकता दिया था। एकता व्यवस्था का मतलब है कि एकता में एक राज्य होता है, राज्य में एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती है और गवर्नर को सैनिक और प्रशासनिक अधिकार उसे दिए जाते हैं। और सैनिक प्रशासनिक अधिकार देने के साथ ही जब केंद्र से ये प्रशासक राजा वहाँ से बोले कि हाँ युद्ध के लिए तैयार हो, तो युद्ध के लिए तैयार रहते थे। वहाँ की कृषि वगैरह वो वही सब देखते थे। बाकी जो शेष राजस्व बचता था वो केंद्रीय खजाने में जमा हो जाता था। ये हो गया आपकी एकता व्यवस्था। इसने एक इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल 2 मुद्रा भी चलाए। ये सिक्के अरबी मानक पर बने थे। जब ये सिक्के आए तो इससे व्यापार वाणिज्य में भी तेजी आई। इसी के समय दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण की भी स्थिति पैदा हुई। मंगोल नेता एक चंगेज खां था जो अपने दुश्मन जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए दिल्ली आ पहुंचा था, लेकिन इल्तुतमिश ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इसे शरण नहीं दी। इसी ने बात करें इल्तुतमिश की, तो इसी ने सर्वप्रथम दिल्ली के जो अमीर थे उनका दमन किया। ये बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति पाने वाला शासक भी कौन था, ये यहाँ से पूछ ले कि हाँ कौन था गुलाम वंश में बगदाद के खलीफा सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति लेने वाला, तो पहला ही शासक यही था, इल्तुतमिश। अब बात करते हैं, इसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज। ये आपको एक क्रम ध्यान रखना है कि एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन वो था सैयद वंश के जो शासक थे उनका एक क्रम दिया हुआ था और उनका क्रम लगाना, 1 2 3 4 करके, ये 4 3 2 1 ऐसे करके एक क्रम था और सैयद वंश का। तो हो सकता है यहाँ से भी पूछ ले, इस वजह से मैंने छोटे छोटे भी बता दी। तो उसकी इल्तुतमिश के बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला इल्तुतमिश के बाद अगला शासक था। कौन था ये? इल्तुतमिश का पुत्र था। ये अयोग्य शासक था, कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके शासनकाल में इसकी माँ थी शाह तुर्कान जो शासन में हस्तक्षेप करती थी और करीब करीब यही शासन चलाती थी। आगे बढ़ते हैं। शाह तुर्कान के वांछित प्रभाव से परेशान होकर जो तुर्की अमीर थे, तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। ये आ गए आपके रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है वो है 1236 से 1240 तक। ये मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम शासिका है जिसे तुर्क अमीरों के सीधे हस्तक्षेप से राजगद्दी प्राप्त हुई थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की। रजिया जब ये शासिका बनी अमीरों के सहयोग से, तो ये पर्दा प्रथा त्याग कर और पुरुषों की तरह चोगा यानी कावा और कुल्हा टोपी पहनकर खुले मुंह से दरबार में जाने लगी। जिन तुर्क अमीरों ने इसको सहयोग दिया सुल्तान बनाने का, उन्हीं लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। आगे बात करें, दूसरी एक गलती इसकी थी, जहाँ पहले ये पर्दा प्रथा त्याग कर खुले मुंह से जाने लगी। दूसरा, इसने गैर तुर्कों को सामंत बनाया और सामंत बनाने के बाद फिर एक बार तुर्क अमीर जो थे वो रजिया के विरुद्ध हो गए और इसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। तो गैर तुर्कों को जो सामंत बनाया ऐसा कौन था? तो रजिया ने पहला मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर याकूत पर पीछे पड़ा था, अस्वशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था। ये गैर तुर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका विवाह भटिंडा के सरदार अल्तुनिया से हुआ था। शादी के बाद फिर से इसने राज्य गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन 1240 ईस्वी में डाकुओं ने कैथल पंजाब के निकट इसकी हत्या कर दी। अब बात करते हैं इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद आता है बहरम शाह। बहरम शाह शासक बना। बहरम शाह के बाद
अगला शासक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अलाउद्दीन महसूद शाह था। बलबन जो तुर्क 40 का 40 सदस्यों का गठन था उसका सदस्य रह चुका था। इसने क्या किया, बलबन ने अलाउद्दीन महसूद शाह को षड्यंत्र के माध्यम से हटा दिया और उसकी जगह पे नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया। और शासक बनाने के बाद में इस बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन शाह से करा दी, जो कि एक टोपी सीख कर जीवन निर्वाह करता था। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि गुलाम वंश में कौन ऐसा शासक था जो टोपी सीखकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो वो नासिरुद्दीन महमूद था। अब बात करते हैं नासिरुद्दीन के बाद, जो बलबन ने अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन से की थी, तो उसके बाद बलबन शासक बनता है। यह आ गया आपका बलबन। यह आप दिखा रहा कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया। वास्तविक नाम बलबन का बहाउद्दीन था, जिसे नासिरुद्दीन महमूद जो इसका ससुर था ने उलूग खां या नायब की उपाधि बलबन को दी। इसने जिस तुर्के 40 का ये सदस्य रहा था, शासक बनने के बाद उसने इसका दमन किया, जिसका यह पहले सदस्य रह चुका था। अपने विरोधियों को दमन करने के लिए इसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, रक्त लोह की नीति अपने दुश्मनों का। और इसने लोगों को, पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया, स्त्री और बच्चों को दास बना लिया। इसने अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए भारत के एरिया में अफगानिस्तान सैनिकों की बस्तियां बसाई। अपनी हैसियत को अमीर सरदारों के बीच में उठाने के लिए दरबार में इसने सिजदा, जो घुटने के बल झुकने प्रणाली स्टार्ट की। दूसरा पेबोस जो इसके घनिष्ठ थे, उनसे भी ये अपने पैर छुआता था। ये प्रथा सिजदा और पेबोस किसने शुरू की, तो ये बलबनी था, ताकि दरबारियों में इसकी हैसियत उठ सके। इसी ने दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीवान अर्ज किसका है, किसने बनाया विभाग, ये बनाया बलबन ने। और किससे संबंधित है, सैन्य विभाग से संबंधित है। इसने नियामत खुदाई का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी ईश्वरीय अधिकार। ईश्वर के बाद यदि किसी को अधिकार है तो वो एक शासक का होता है। इसने आगे दरबार में हंसी मजाक बंद करा दिया एवं स्वयं ने शराब पीना छोड़ दिया, ताकि कोई इस पर निद्रा में हमला न कर सके। वह स्वयं गुलाम वंश का था, लेकिन खुद को अपने को उच्च वंश का दिखाने के लिए इसने अपना संबंध किससे जोड़ा, ईरान के शासक जो था अप्सरस याब नामक शाही वंश से जोड़ा था। इसी ने फारसी त्योहार का जो नौरोज मनाना शुरू किया। इसका जो पहला दिन था वो इसने मनाना शुरू किया। इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद है, इसकी दीवारों पर इसने अपना शिलालेख जो गुदवाए थे उसमें स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। आगे बात करते हैं अमीर खुसरो और जो अमीर हसन जो लेखक थे वो इसी के दरबार में रहते थे। आगे बात करें तो गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था वो शमसुद्दीन कैमूर से। ठीक है, अब बात करते हैं बलबन के बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320। तो इसमें दो शासक हुए, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 1290 से 1296। बात करते हैं गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके जलालुद्दीन खिलजी ने जून 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी यानी दिल्ली में एक स्थान का नाम है वो अपनी राजधानी बनाया और जलालुद्दीन खिलजी ने। और 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित जो किलोखरी के महल है उसी में इसने अपना राज्याभिषेक करा। इसका जो शासन था वो जनता के समर्थन और यह तुर्क अमीर जो थे उनके समर्थन पर आधारित। इसने उनके साथ में समाज में सहिष्णुता की नीति अपनाई, यानी सभी धर्मों को समान माना। इसने कठोर दंड जैसे हाथ नाक कान काट देना ऐसे दंडों से इसने परहेज किया। इसकी हत्या इसी के भतीजा जो था और यह वही दामाद था अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, कहाँ के हैं वो प्रयाग के आसपास में पड़ता है। ये रायबरेली और फिर इलाहाबाद के बीच में कड़ा मानिकपुर पड़ता है, आजकल स्टेशन भी है, तो यहीं पे इसकी हत्या कर दी। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये आ गया आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसको एक महान विजेता, कुशल सेना नायक और मध्यकाल का प्रथम अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। बचपन का नाम इसका अली गुरशास्त्र था। ये अपने महत्वाकांक्षी प्रकृति के कारण इसने विश्व विजय की
विश्व विजय अभियान की योजना बनाई, लेकिन वजीर की सलाह पर उसे त्याग दिया। फिर भी नहीं मानने पर इसने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर की उपाधि को उत्कीर्ण कराया। इसने स्वयं शराब पीना छोड़ दिया तथा मद्यपान की बिक्री अपने राज्य में प्रतिबंध लगा दिया। आगे बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के बीच होने वाले जो सामाजिक समारोह है या शादी विवाह, इनको नियंत्रित किया, और इसके बिना आदेश के कोई शादी नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं राजस्व सुधार। अलाउद्दीन ने कौन कौन से राजस्व सुधार किए? तो राजस्व सुधार के अंतर्गत इसने मिल्क, इनाम और वक्फ को जो दान दी गई भूमि थी जलालुद्दीन के समय, वो वापस लेकर इसने खालसा भूमि यानी सरकार की या राजा की भूमि का विस्तार किया। इसने गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत बनाया। इसके अधिकारियों को, जो गुप्तचर व्यवस्था थी, इसमें जो कुछ अधिकारी थे उनके नाम भी मिलते हैं। एक था ये वरीद और एक था मुनिहान। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन जो पूत, मुकद्दम और चौधरी, चौधरी कौन थे? ग्रामीण मध्य सामंत थे, जो भूमि के मालिक थे, राज्य को ये कर नहीं देते थे, उनका उन्मूलन किया तथा इनको कर के दायरे में लाए। इसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। इसने क्या क्या सैन्य सुधार किए और कौन कौन से सैनिक अभियान किए? यहाँ पर उसके सैनिक अभियान दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ इसने सैनिक अभियान किए थे। तो बात करते हैं, इसने उत्तर के मामले में विस्तार की नीति अपनाई, जबकि दक्षिण के मामले में अप्रत्यक्ष की नीति में अपनाई। यानी इसने जब उत्तर के राज्यों को में विस्तार किया और दक्षिण में भी इसको विजय प्राप्त हुई, तो उनको आपस में नहीं मिलाया। इसलिए उसके दक्षिण विजय का श्रेय सैन्य कमांडर मलिक काफूर को जाता है। और इसको ये कहाँ से मिला था? इसको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही इसे ये मिला था। इसकी सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे। सेना को मलिक काफूर, उलूग खां और नुसरत खां, जो इसके सैन्य कमांडर थे, उनके तहत इसने सेना को संगठित किया। इसने सेना में दाग, घोड़े को दागना, चेहरा, यानी दाग का मतलब है घोड़े को दागना, यानी घोड़े की पहचान कैसे होती थी? क्योंकि घोड़े को दागते थे, आग में लोहे का लट्ठा लेकर के गर्म करके उसको लगा दिया जाता, उससे दाग बन जाता। चेहरा, यानी कोई भी व्यक्ति जो घोड़े का मालिक होता था सेना में, उसके रजिस्टर में जो फूलिया लिखवाना प्रणाली को इसने लागू किया। इसने सैनिकों को भूमि के बदले नगद वेतन देने पर बल दिया। बात करें, इसने खुम्स, एक कर था, ये खुम्स युद्ध में लूटा हुआ माल में राज्य के लिए 4/5 हिस्सा यानी 80% इसने अपने पास रखा और सैनिकों को केवल 20% ही दिया। जबकि सामान्य नियम इसके उल्टा था कि ये खुम्स में बात करें तो युद्ध में लूटा हुआ माल इसमें आता है। दूसरा, धरती में यदि गड़ा हुआ खजाना कहीं मिल जाए उसमें से उसी को खुम्स कहा जाता है। लेकिन सामान्य नियम इसके उल्टा था कि 80% भाग जो सैनिकों को मिलता था और 20% राज्य का होता था। लेकिन इसने उस नियम को पलट दिया। अलाउद्दीन ने ना तो मुक्ता प्रथा की समाप्त की और ना ही खूती प्रथा या जमींदारी प्रथा। अब बात करते हैं इसके सैनिक अभियानों की। तो इसने गुजरात पर अभियान किया। गुजरात का शासक था कौन? यानी 1299 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात का शासक था कर्णदेव। ठीक है, आगे बात करें, यह है आपका देवगिरी। इसने देवगिरी पे आक्रमण किया 1305 में। तो यहाँ का शासक था रामचंद्र देव। आगे बात करें, इसने यहाँ पे वारंगल में आक्रमण किया और वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव सेकंड। आगे बात करें, ये आ गया आपका द्वार समुद्र और ये आ गया आपका मदुरै। तो मदुरै की बात करें तो यहाँ पे शासक था वीर पांड्या, यहाँ का शासक। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस यदि आपको ये ध्यान रखना तो ये आपको ध्यान रख सकते हो कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 में, रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 में। ये है मांडू, यहाँ पे एक मांडू का किला भी बनवाया हुआ है। और 1302 से 1303 कड़ा से 1296 में देवगिरी से, यहाँ से दो तरफ से सेना आई और इस तरीके से इसने आक्रमण किया दक्षिण भारत पर।
बात करते हैं अलाउद्दीन की बाजार नीति। बाजार नीति का उद्देश्य था कि बाजार नीति यानी बाजार नीति इस वजह से आई कि हाँ, मुद्रा का मूल्य कम ना हो और कम से कम पर जो सेना थी वो खड़ी हो सके, और सेना खड़ी होगी तो विजयी अभियान, ये जो विश्व विजय का अभियान का इसका उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए ही इसलिए अपनी बाजार नीति को लाया था। अब बात करते हैं, उसने बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक विभाग बनाया जिसको बोलते हैं दीवान रियासत विभाग की स्थापना इसने की। बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो ये था इसने सैनिकों के वेतन में कमी करके मूल्यों को बढ़ने से रोकना था, जिससे ये बड़ी से बड़ी सेना बना सके। ये बनाने में सफल भी रहा। आगे बात करते हैं, इसने बनाया एक सहनाई मंडी जिसको गल्ला बाजार भी कहा जाता है। यहाँ पर अनाजों की मंडी जिसमें गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, तिलहन, दलहन का क्रय होता था। आगे बात करते हैं राशनिंग सिस्टम। यदि दिल्ली सल्तनत में किसी ने राशनिंग सिस्टम, जो अभी जैसे अभी पीडीएस चलता है वर्तमान में, ऐसी राशनिंग सिस्टम इसने शुरू किया था ताकि अकाल के समय कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसके जो अधिकारी थे उनको परवाना नवीस या परमिट अधिकारी कहते थे। सराय ए अदल की बात करें तो ये एक कपड़ों का बाजार था। रेशमी, सूती और ऊनी वस्त्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अलाउद्दीन की बाजार नीति की इसकी राजस्व व्यवस्था की हम बात करें, आगे जाके देखेंगे उसको इनकी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में। तो इसने गंगा यमुना के दोआब में पैसा पहला शासक था जिसने गंगा यमुना दोआब से 50% तक भू राजस्व की वसूली की। अलाउद्दीन ने बकाये वसूली के लिए, भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए दीवान ए मुफ्त खराज जैसे विभाग की भी स्थापना की। किसके लिए? जो बकाये वसूली के लिए, भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए। आगे बात करते हैं मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में। जो एक मोहतसिब जो सेंसर अधिकारी होता है, नाजिर जो नाप तोल का अधिकारी होता था, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इसने दो नवीन कर लगाए, जो एक चराई कर था दुधारू पशुओं पर एक सीमा के बाद इस पर कर लगाए। ये था गढ़ी कर, जो घरों और झोंपड़ियों पर कर, ये एक सीमा के बाद इन पर कर लगाए। तो ये हो गया आपके खिलजी और गुलाम वंश कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं इसके अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण। तो इसके समय कुल 6 आक्रमण मंगोलों ने किए थे। तो बात करते हैं, पहला आक्रमण 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था? कादिर खां के नेतृत्व में हुआ। दूसरा 1298 सल्दी के नेतृत्व में हुआ। तीसरा 1299 कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। फोर्थ 1303 तारगी के नेतृत्व में हुआ। 1305 अली बेग व तारताक के नेतृत्व में हुआ। 1306 कबक एवं इकबाल बंद के नेतृत्व में हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में बात करते हैं खिलजी वंश का जो शासक था, वो 1316 से 1320 में कुतुबुद्दीन, या कुतुबुद्दीन को हटा दे तो इतना भी पूछा हुआ है पेपर में, ये मुबारक खिलजी, जिसका टाइम पीरियड था 1316 से, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक भी इसको बोल सकते हैं। इसे नग्न स्त्री और नग्न पुरुषों की सघन संगत पसंद थी। यह कभी कभी दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहन कर आ जाता था, जिससे हंसी मजाक उसकी उड़ाते थे। इसने ये ऐसा शासक था जिसने खलीफा की उपाधि धारण की। इसी के वजीर जो था खुसरो खां ने इसकी 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का शासन पर बैठा। खुसरो खां की हम बात करें, जो ये खुसरो खां ने मुबारक खिलजी की हत्या की, तो उसने पैगंबर की उपाधि धारण की। बात करते हैं, ये जो अभी टॉपिक पढ़ा है, इन टॉपिकों में आपका यूपीएससी हो या यूपीपीसी, कोई भी राज्य का स्टेट पीसीएस हो, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। और बात रही ये कहीं ना कहीं यहाँ से यदि कोई भी फैक्ट है या कोई भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए और यहाँ से आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और ये वीडियो ये क्लास आगे आने वाले डेली आपको 2 बजे यूट्यूब पे मिलेगी। थैंक यू।